गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अनिल सक्सेना और आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ यूट्यूब क्लासेस फिजिक्स क्लासेस में। और आज हम शुरू कर रहे हैं 12th का सिलेबस। डे फर्स्ट है और डे फर्स्ट में शुरू करेंगे 12th का फिजिक्स का सिलेबस, जिसमें हम एनसीईआरटी और आरबीएसई राजस्थान बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड दोनों को कवर करेंगे। इसमें जो 12th में है बच्चे जो 11th पास आउट हो चुके हैं वो साथ साथ अपने नोट्स भी साथ साथ बना लें और उसके साथ एक कोई भी रिफ्रेशर या कोई भी टेक्स्ट बुक आप अपने साथ जरूर रखें, जिससे आप थोड़ा बहुत जो डेफिनेशन वाला पार्ट है उसको आप खुद थोड़ा उसमें से पढ़ें और उसके अकॉर्डिंग साथ साथ लिख लें। जहां पर भी किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम रहती है तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिख दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको तुरंत जैसे ही वीडियो अपलोड की जाएगी आपको नोटिफिकेशन उसके अंदर मिल जाएगा। अब हम शुरू करते हैं इसका फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट डे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हिंदी में से कहते हैं स्थिर विद्युतिकी। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन ले लेते हैं अपने। जैसा कि दिखाई दे रहा है कि स्थिर विद्युत की दो वर्ड से मिलकर बना है, स्थिर विद्युत की। स्थिर का मतलब है स्टेबल, यानी जो गति नहीं हो, गतिहीन। और विद्युत की का मतलब है विद्युत से संबंधित। विद्युत से संबंधित की अगर बात करें तो विद्युत जो है वो आवेशों से संबंधित होता है, तो यानी यहाँ इनडायरेक्टली एक आ गया है कि आवेशों से संबंधित आवेश। और वो कौन से आवेश? गतिहीन आवेश, जो गति नहीं करें, यानी स्थिर आवेश। तो ऐसी ब्रांच फिजिक्स की, भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हम स्थिर आवेशों का या गतिहीन आवेशों का अध्ययन करते हैं उसे स्थिर विद्युतिकी कहते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों से संबंधित नियमों, प्रभावों आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे स्थिर विद्युतिकी कहते हैं। अब स्थिर विद्युतिकी तो पूरी स्थिर विद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके जो 3-4 चैप्टर जो आएंगे शुरुआत के सारे, वो स्टैटिक चार्ज पे डिपेंड है, स्थिर आवेशों पे निर्भर है, यानी सारी बात हम इससे संबंधित करेंगे, आवेशों से संबंधित। तो सबसे पहले हमें आवेश को डिफाइन करना होगा कि आवेश है क्या, व्हाट इज चार्ज। ये हम इसका बेसिक पढ़ रहे हैं, सिंपल बातें, छोटी बातें जिनका आप थोड़ा सा बुक से रिवाइज करके आप उसको नोट्स बना सकते हैं और इसको सुन के भी साथ साथ आप इसको लिख सकते हैं एज ए नोट्स, तो बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आवेश को परिभाषित करें। स्थिर विद्युत की क्या है? स्थिर विद्युत की कोई एक टॉपिक नहीं है, ये एक ब्रांच है, एक पूरा का पूरा पार्ट है जिसके अंदर बहुत सी चीजें इंक्लूड की गई है। आवेश क्या है? आवेश एक राशि है, एक भौतिक राशि है। चार्ज जो है वो एक भौतिक राशि है। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं? ये ऐसी भौतिक राशि है जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताती है, यानी इसके द्वारा ही हम विद्युत संबंधित प्रभाव अगर हमें व्याख्या करनी हो, दूसरा चुंबकीय संबंधित प्रभावों की व्याख्या करनी हो, तो वो आवेशों से ही करते हैं। शुरू के जो 4-5 चैप्टर आएंगे वो स्थिर आवेशों से संबंधित आएंगे, बाद में फिर हम गतिशील आवेशों की बात करेंगे, और जब गतिशील आवेशों की बात करेंगे तो इसका 12th का जो पार्ट है वो चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित शुरू हो जाएगा। तो फिर 3-4 चैप्टर जो आएंगे वो चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित आएंगे। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र भी किससे संबंधित है? आवेश से। चुंबकीय क्षेत्र भी आवेश से, लेकिन दोनों में अंतर है कि ये स्थिर आवेश से संबंधित है और ये गतिशील आवेश से संबंधित है। तो आवेश को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि आवेश एक ऐसी भौतिक राशि है जो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र संबंधित नियमों, प्रभावों के बारे में बताती है, जिनका अध्ययन जो है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन आवेश के द्वारा किया जा सकता है। अब आती है इसके बाद मात्रक की। इसका जो मात्रक है वो कूलाम होता है, साइंटिस्ट के नाम पर इसका मात्रक जो है वो कूलाम होता है। अब पर्टिकुलर इसका जो मात्रक निकालना चाहे तो ऐसे पद्धति का मात्रक इसके नाम पे ये कूलाम। बाकी हम जो एमकेएस पद्धति के अनुसार सोल्व करें तो इसकी परिभाषा सोल्व कर सकते हैं। वो हम निकालें किससे? विद्युत धारा की परिभाषा से। विद्युत धारा होती है आवेश प्रवाह की दर, Q/V
टी। चार्ज इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ से Q की वैल्यू निकाली हमें, तो Q को इधर रखें, T इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन Q इज इक्वल टू IT। अगर हमें चार्ज की हमें फॉर्मूला बताना है तो Q इज इक्वल टू हो गया IT। दूसरा इसकी यूनिट बतानी है, इसका मात्रक बताना है, तो I की यूनिट हो गई एम्पियर और समय की जो यूनिट है वो हो गई सेकेंड। तो एम्पियर इंटू सेकेंड वो है चार्ज की यूनिट। इसके बारे में कूलम ने बताया, इसलिए इसको जो मात्रक है वो क्या ले लेते हैं, कूलम ले लेते हैं। एक बात तो ये। दूसरा, अब यहाँ से हमने 11th की भी क्लासेस अपने साथ साथ चल रही हैं, उसमें भी डे 1 से लेकर डे 9 तक क्लासेस हो चुकी हैं। उसमें सेकंड चैप्टर अपना, थर्ड चैप्टर अपना चल रहा है उसके अंदर। तो वहां पर हमने ये डायमेंशन के बारे में पूरी डिटेल पढ़ चुके हैं और वहां भी हमने ये बात जिक्र किया था कि ये चीज, वो डायमेंशन का टॉपिक है वो 11th में है, लेकिन उसका भी 12th में भी यूज होता है। तो जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसमें साथ साथ डायमेंशन सोल्व करते रहे। यहाँ इसकी डायमेंशन निकालें तो दोनों ही फंडामेंटल यूनिट हैं, दोनों ही मूल मात्रक हैं। तो इसकी डायमेंशन, चार्ज की डायमेंशन वहां निकाली थी वैसे हमने, लेकिन फिर भी हम यहाँ सोल्व कर लेते हैं। इसकी विमा क्या आएगी, I की विमा A और T की विमा T। तो इसकी विमा हो जाएगी, इसकी विमा AT। इसको लिख सकते हैं A1 T1 पूरा लिख दें। तो इसको MLT की फॉर्म में लिखते हैं, तो M0 L0 T1 A1, ये ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, ये इसकी विमा हो जाएगी। तो ये तो दो बातें हो गई कि सबसे पहली बात तो जो हम फिजिक्स का पार्ट हमने शुरू किया है उसका मीनिंग क्या है, स्थिर वैद्युतिकी का मतलब क्या होता है, स्थिर आवेशों का अध्ययन जिस ब्रांच में हम करते हैं फिजिक्स की उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। दूसरी बात हमने करी आवेशों की। आवेश क्या होते हैं, आवेश जो ऐसी भौतिक राशि है जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र संबंधित प्रभावों के बारे में हमें जानकारी देती है। उसके बाद फिर आवेश का जो यूनिट है और इसका फॉर्मूला है वो क्या है, Q इक्वल टू IT, यूनिट एम्पियर इनटू सेकंड। और इसका यूनिट जो हम यूज करते हैं सभी बुक्स के अंदर जो लिखी मिलेंगी हमें, वो कूलम लिखी मिलेगी, वो इसके साइंटिस्ट के नेम पर है। अब आवेशों के बारे में आवेश दो प्रकार के होते हैं, ये सब कॉमन बातें बिल्कुल जो हमें नॉर्मली पता भी है, लेकिन फिर भी हम इसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आवेश हमें पता है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक प्लस होता है और एक माइनस, यानी धनावेश पॉजिटिव चार्ज और ऋण आवेश। केवेंडिश साइंटिस्ट है, उसने इसके बारे में बताया था भी कि इनमें भी समान आवेश है तो समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल लगता है, विपरीत आवेश है तो उनमें आकर्षण बल लगता है। दोनों अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव नेगेटिव है तो इसमें प्रतिकर्षण बल लगेगा, रिपल्शन फोर्स लगेगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर करेंगे। दूसरा, अगर दोनों विपरीत प्रकृति, एक प्लस है एक माइनस है, तो इनके मध्य जो बल लगेगा वो आकर्षण बल लगेगा। इसे केवेंडिश का आकर्षण प्रतिकर्षण का नियम कहते हैं। कोई इनमें कोई महत्वपूर्ण बातें नहीं है, ये सब सामान्य बातें हैं, एग्जाम में इनमें से कुछ भी नहीं आता। अब आगे इससे संबंधित बात करें, क्योंकि ये सिलेबस में है इसलिए हम इनको थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। ये बातें कॉमन बातें हैं, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि स्थिर वैद्युतिकी आवेश ये क्या है। फिर आते हैं आवेश जो है वो, आवेशों, कोई भी वस्तु है वो आवेशित कैसे होती है, उसके लिए एक आवेशन का जो नियम है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। वो है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज, आवेशों का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो नेक्स्ट हेडिंग लिख लें, आवेशों का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्जेस। देखो फिजिक्स में ज्यादा मीडियम का ज्यादा इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, सारी जो टर्मिनोलॉजी है नॉर्मली हम इंग्लिश में यूज करते हैं उसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, और ज्यादातर जो पोर्शन अपने पास कैलकुलेशन मैटर रहता है तो उसको हिंदी में इंग्लिश में उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो सारी कैलकुलेशन एज इट इज रहती है। तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी इसको इजी वे में नोट कर सकते हैं और समझ सकते हैं क्या है। नोट्स के लिए आपको मैंने बता दिया, साथ साथ आपकी बुक की हेल्प लें तो आपको थोड़ा ज्यादा अच्छा लिखने में आसानी हो जाएगी। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्जेस क्या है, पहले हम इसको समझ लेते हैं, उसके साथ साथ आप इसको जो काम की मुख्य बातें उसको आप थोड़ा नोट कर ले और बाद में नोट्स बना ले। कोई भी जो पदार्थ है उसकी सबसे छोटी इकाई जो है वो परमाणु होती है। परमाणु के अंदर
क्या होता है कक्षा 9th में 8th में ये सब बातें आ जाती हैं। परमाणु के अंदर जो इसका मध्य भाग होता है उसमें इसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित रहता है और उसे नाभिक कहते हैं। नाभिक में दो कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, न्यूट्रॉन जो है उन पर कोई चार्ज नहीं होता, यानी ये कह सकते हैं जीरो चार्ज होता है उन पे। जीरो का मतलब न प्लस होता है न माइनस होता है, यानी उदासीन प्रकृति के होते हैं। और इनके चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो ये इसकी पहली वृत्ताकार कक्षा है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी उसके नियमों के अनुसार कि पहली कक्षा में कितने हुए 1s2 2s2 2p6 उस तरीके से जो केमिस्ट्री में बातें करते हैं उसके अनुसार आएंगे। हमें उससे कोई मतलब नहीं किसमें कितने हैं, हमें ये देखना है कि वस्तुएं आवेशित कैसे होती हैं। फिर दूसरी कक्षा आती है, फिर तीसरी कक्षा आती है। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर चक्कर लगाते रहते हैं। इसी तरह से यहां अब इसमें क्या होता है कि नाभिक जो है इसके अंदर केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, p और n है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज है, न्यूट्रॉन पर जीरो चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि इसके अंदर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए इसको धनावेशित भाग भी कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो है उन पे ऋण आवेश है, इसलिए इन दोनों के मध्य, नाभिक के मध्य और इलेक्ट्रॉन के मध्य जो बल कार्य करता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, आकर्षण प्रकृति होती है। क्योंकि एक प्लस हो गया और एक माइनस हो गया, और विपरीत आवेशों के मध्य जो बल लगता है वो आकर्षण प्रकृति का बल लगता है। अब बल का जो मान है वो भी आगे पढ़ेंगे कूलॉम के नियम के अनुसार। और बल का जो मान, कोई भी बल हो प्रकृति में, जितने भी बल है वो सब में एक बात कॉमन है कि सभी बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। फोर्स की जो वैल्यू है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू कम होती जाएगी। फॉर एग्जांपल कि अगर दो मैग्नेट ले लें, एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, दो चुंबक ले लें हम, और उनको अगर पास पास लाए, दोनों अपोजिट है, तो वो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल पास है तो वो चिपक जाते हैं। अगर उन दोनों को हम इतनी दूरी पर रख दें तो फिर क्या होगा, तो वो एक दूसरे से नहीं चिपकेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें बल नहीं लग रहा, बल तो लग रहा है, लेकिन बल की वैल्यू क्या हो गई, बहुत कम हो गई। इसलिए वो इतना ज्यादा बल नहीं है कि उसको खींच के अपने पास ले आए और चिपका दे, इतना ज्यादा फोर्स नहीं लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे इस आकर्षण बल के मान में कमी आएगी। और ये जो नाभिक है इससे इलेक्ट्रॉन जो है वो आकर्षण बल से बंधे हुए हैं। आकर्षण बल एक ये कह सकते हैं अट्रैक्शन एनर्जी है, आकर्षण ऊर्जा है, इतनी ऊर्जा से बंधे हुए हैं। इसी तरह से जो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन है वो भी इससे बल से बंधा हुआ है, आकर्षण बल से, लेकिन इसकी तुलना में इसकी एनर्जी कम है। इसी तरह से अगर इसकी बात करें तो इसमें और भी कम है। जैसे मान लो यहाँ उपस्थित है तो इसके बीच की दूरी और ज्यादा बढ़ गई, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है ये सबसे कम बल से आकर्षित है इधर। अब इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए हमें इसके अपोजिट एनर्जी चाहिए। ये इसको हम बाद में सोल्व भी करेंगे कि ये जो ऊर्जा है वो माइनस में होती है, आकर्षण बल हमेशा नेगेटिव को शो करता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें अतिरिक्त बाहर से ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बाहर से हम ऊर्जा देंगे तो इस इलेक्ट्रॉन को इस आकर्षण से मुक्त, यानी ये नाभिक जो है उसको खींच के रखते हैं, और इसको इसके जो खिंचाव उसे हटाने के लिए हमें बाहर से क्या करना पड़ेगा, बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा। तो बाहर से हम किसी भी माध्यम से इसे अगर ऊर्जा देते हैं, किसी भी तरीके से, उसके प्रकार बढ़ेंगे हम कौन कौन से प्रकार है, किसी भी माध्यम से अगर ऊर्जा देते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकाला जा सकता है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल गया तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकले किसी न किसी वस्तु पे पहुंचेगा। मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया, तो जहां पर पहुंचा है वहां क्या पहुंच गया, इलेक्ट्रॉन पहुंच गया। इलेक्ट्रॉन कौन सा आवेश है, माइनस आवेश है, इसलिए ये जो वस्तु है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, ऋण आवेशित हो जाती है। और यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और इलेक्ट्रॉन की कमी को प्लस से शो करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो इलेक्ट्रॉन की कमी को प्लस से शो करते हैं, इसका मतलब यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया और जहां पर इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां माइनस चार्ज आएगा। अब इसका कंक्लूजन क्या है, जब इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु से निकलता है, इसका न्यूमेरिकल पोर्शन में इसका बहुत यूज होता है, जब इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु से निकलता है तो वो वस्तु धनावेशित हो जाती है, और जिस वस्तु पर पहुंचता है वो वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। ठीक है, लिख देता हूं इसे, इलेक्ट्रॉन जहां से
निकलता है वह वस्तु धनावेशित हो जाती है तथा जहां जहां पहुंचती है वह ऋण आवेशित हो जाती है। इसमें भी देखो काफी कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी बच्चों को, तो आप इसमें ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन जहां पहुंच रहे हैं वहां क्या पहुंच रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश है, माइनस है, तो जहां पहुंचेंगे वहां माइनस पहुंच रहा है, माइनस पहुंच रहा है तो वो वस्तु भी माइनस आवेश से आवेशित हो जाएगी। और जहां से निकल रहे हैं वहां से क्या निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो वहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो वो प्लस हो जाएंगे। ये कह सकते हैं कि जहां पहुंच गए इलेक्ट्रॉन वहां माइनस हो गया और दूसरी जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां देखो एक बात ये इसके अंदर महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना, क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं शॉर्ट में 1 नंबर में, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन इसके अंदर बहुत बनते हैं हर लाइन से। ये पूछ लेते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर कि आवेशन की प्रक्रिया में कौन से कण भाग लेते हैं, तो अपने उसके अंदर लिखाते हैं कि इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, क्योंकि अपने प्लस को क्या मान लेते हैं, प्रोटॉन मान लेते हैं। वैसे प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है और यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है यहाँ पर जो प्लस आ रहा है वो भी प्रोटॉन के चार्ज के बराबर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का चार्ज, हम लिख लेंगे बाद में बात, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का चार्ज सेम होता है, लेकिन प्रोटॉन ने भाग नहीं लिया, इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये प्लस जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन की कमी को शो करता है। इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पे होता है, इसलिए उसको प्रोटॉन लिख देते हैं कुछ लोग, लेकिन ये प्रोटॉन नहीं है। ये बात आप ध्यान रखना कि आवेशन की प्रक्रिया में केवल एक ही कण भाग लेता है और वो क्या लेता है, इलेक्ट्रॉन के कारण ही वस्तुएं आवेशित होती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये बात ध्यान रखना, केवल इलेक्ट्रॉन के कारण वस्तुएं आवेशित होती हैं, प्रोटॉन का इसमें कोई योगदान नहीं होता। और ये हमें यहाँ इसीलिए हमने ये इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी लिखी है पूरी, क्योंकि हमें इसके अंदर दिखाई भी दे रहा है ये अच्छी तरह से क्या कि प्रोटॉन तो कहाँ होता है, नाभिक में, और नाभिक का अंदर के जो कण है उनका कोई यूज नहीं हो रहा है। एनर्जी जो देते हैं उसके भी तरीके हम आगे बात करेंगे, घर्षण के द्वारा कि दो वस्तुओं को रगड़ दें तो उससे क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है और वो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं तो उनकी ऊर्जा ज्यादा हो जाती है, इसलिए वो इस आकर्षण को तोड़ देते हैं और यहाँ से बाहर निकल जाते हैं और दूसरी वस्तु में स्थानांतरण हो जाते हैं। डेली लाइफ में भी हम इनके काफी एग्जाम्पल्स देखते हैं कि सूखे बालों में लड़कियां कंघी करती हैं और उसके बाद में उस कंघी को कहीं दूसरे कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाएं तो वो उसके चिपक जाते हैं, क्योंकि सूखे बालों में जब कंघी करते हैं तो उसमें घर्षण क्या होता है, ज्यादा, रगड़ ज्यादा, फ्रिक्शन ज्यादा होता है उसके अंदर, इसीलिए वहां दोनों पार्टिकल, दोनों बॉडी जो है वो बाल और जो प्लास्टिक की कंघी है वो दोनों में घर्षण लगता है, जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं, ऊर्जा पाकर निकल जाते हैं, इसलिए वो जो कंघी है वो भी चार्जेबल हो जाती है, चार्ज हो जाती है वो, इसलिए उसमें भी आकर्षण की प्रकृति आ जाती है। इसी तरह से जब हम कपड़े प्रेस करते हैं, कपड़े प्रेस करने के बाद जब उनको पहनते हैं तो हमारे शरीर पे, हमारे हाथों पे जो बाल होते हैं वो किधर, उस कपड़े की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि जब प्रेस की जाती है तो वहां से चार्ज ट्रांसफर हो जाते हैं और वो कपड़ा आवेशित हो जाता है और फिर वो आकर्षित करता है बालों में। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये सारे इसी से संबंधित है और सब में एक बात कॉमन है, वो है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एनर्जी का स्थानांतरण होना बहुत जरूरी है, एनर्जी ट्रांसफर होगी तभी क्या होगा, तभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। तो यहाँ एनर्जी ट्रांसफर के जो मेथड है वही है कि किस किस तरीके से ये आवेशित हो सकती है, लेकिन यहाँ पर इस नाभिक का इसके अंदर कोई योगदान नहीं है, इसका मतलब प्रोटॉन जो है वो उनका कोई योगदान नहीं है। यहाँ प्लस का मतलब प्रोटॉन नहीं है, प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी। हाँ, चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दोनों बराबर होते हैं। जब चार्ज की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो अगर ये कहें कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, न्यूमेरिकल्स करेंगे हम इसके, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो इसका मतलब यहाँ पर कितना आवेश आया, 1.6 × 10⁻⁻19। अब कहते हैं कि यहाँ कितना कम हुआ आवेश, तो इलेक्ट्रॉन ही तो गया, उतना ही कम होगा या माइनस में या प्लस में। तो ये आवेशों का जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है, इसके अंदर आप मुख्य बात ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कौन सी वस्तु प्लस से आवेशित होगी, कौन सी माइनस से आवेशित होगी। न्यूमेरिकल्स इसमें करेंगे तब हम इसमें और भी बात करेंगे। बाकी आपको एक बात ये ध्यान रखनी है
कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक कण है, और कण जो है वो कोई भी बिना द्रव्यमान का नहीं हो सकता। मास लेस पार्टिकल इज नॉट पॉसिबल। ऐसा कोई कण ही नहीं है। अगर हम ये कहते हैं कि मास नहीं है, मास द्रव्यमान नहीं है, इसका मतलब कुछ नहीं है वहां। तो कोई भी कण कितना भी हल्का हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान जरूर होगा। तो इलेक्ट्रॉन का भी द्रव्यमान होता है। अब ये कहते हैं, ये क्वेश्चन में ये भी पूछ लेते हैं यहाँ से, कितना मास ट्रांसफर हुआ है, द्रव्यमान ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ वस्तु के द्रव्यमान में। तो अपने ये सोचते हैं कि चार्ज ट्रांसफर हुआ है तो चार्ज की वैल्यू निकाल लेते हैं और द्रव्यमान तो कोई परिवर्तन, लेकिन ऐसा नहीं है, द्रव्यमान भी परिवर्तित होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कण है। कण का मतलब आप ऐसे मान लो कि स्टोन एक पत्थर है इलेक्ट्रॉन, जब ये पत्थर यहाँ से यहाँ उठा के रखेंगे तो यहाँ जितना पत्थर का द्रव्यमान उतना क्या हो जाएगा, यहाँ हल्का हो जाएगा, उतनी कमी हो जाएगी, चाहे वो कितना भी छोटा हो। तो इसका द्रव्यमान 9.1 गुना 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम होता है। तो उतना द्रव्यमान यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि मान लो 5000 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हुए, तो ये पूछेंगे कि वहां कितना तो चार्ज ट्रांसफर हुआ है, चार्ज स्थानांतरण जो हुआ है उसका मान निकालिए, तथा कितना द्रव्यमान ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो कितना होगा। इस तरह से इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाय भी पी लेता हूं मैं, और ये इसको दोबारा बता देता हूं। एक दो बातें आप जो चार्ज से संबंधित है, एक तो प्रोटॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये सारी बातें आप मैं लिख देता हूं, इनको आप नोट कर लें और ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि इनका फिर हम आगे न्यूमेरिकल्स में इसका यूज करने वाले हैं। इसको आप लिखो तो शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हो, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा भाग परमाणु होता है, उसके केंद्र में नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। नाभिक पूर्णतः धनावेशित भाग होता है, इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, और इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में आकर्षण प्रकृति का बल होता है। जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूरी कक्षा में रहता है उसमें कम आकर्षण बल रहता है। जब बाहर से ऊर्जा दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण को तोड़कर मुक्त हो जाता है और बाहर निकल जाता है। बाहर निकलता है तो कहीं ना कहीं पहुंचता है, जहां पहुंचता है वहां इलेक्ट्रॉन पहुंचा है तो वो वस्तु ऋणावेशित हो जाती है, और जहां से निकला है वहां पर वो वस्तु धनावेशित हो जाती है। इस तरह से वस्तुओं के आवेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। अब इनके इलेक्ट्रॉन के और प्रोटॉन के द्रव्यमान और आवेश के मान आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि उनके बिना फिर आगे इनके न्यूमेरिकल नहीं होंगे। प्रोटॉन का आवेश ये होता है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 कूलम। प्रोटॉन का द्रव्यमान मास ऑफ प्रोटॉन ये होता है 1.67 गुना 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। फिर आता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश का मान बराबर रहता है। ये होता है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इसको आप माइनस में ले सकते हैं, ये अंडरस्टूड है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो नेगेटिव होगा। फिर आता है इलेक्ट्रॉन का मास, द्रव्यमान, तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो होता है 9.1 गुना 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। और इन बातों का यूज पूरी फिजिक्स में 12th की कंप्लीट दोनों पार्ट में होगा, फर्स्ट पार्ट में भी होगा और सेकंड पार्ट में मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे उसके अंदर भी इसका यूज होगा। इसलिए ये कॉमन बातें हैं जहां सभी जगह इसका यूज होगा। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल इसके बाद में करेंगे, इससे संबंधित कुछ 2-4 और सामान्य बातें हैं, पहले उनके बारे में पढ़ेंगे फिर सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आवेशन की विधियां
देखो ये जो हम पढ़ रहे हैं वो इसके कॉमन पॉइंट्स हैं, एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए जो जो चीजें इंपॉर्टेंट आएगी, जहां जहां आएगी वैसे वैसे मैं आपको बताता रहूंगा। इसमें जैसे हमने बात की थी वो चीजें इंपॉर्टेंट है कि वस्तु आवेशित कैसे होती है और आवेशन की प्रक्रिया में कौन से कण भाग लेते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, कि वस्तुएं कैसे आवेशित होती हैं। इसके अंदर सबसे पहला है भौतिकी स्पर्श के द्वारा। चार्जिंग बाय फिजिकली कांटेक्ट, फिजिकली कांटेक्ट में एक वस्तु दूसरी वस्तु को फिजिकली टच करे तो भी वस्तुएं क्या हो सकती है, आवेशित हो सकती है। कैसे आवेशित होती हैं, कोई भी जो वैल्यूज हैं, कोई भी वैल्यू लें वो हमेशा हाई टू लो ट्रांसफर होती है। ये एक प्रकृति का नियम है कि अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर हमेशा हाई टू लो ट्रांसफर होगा, कि अगर हम पानी को उबाल कर रख दें तो धीरे धीरे वो और गर्म नहीं होगा, वो और ठंडा होता जाएगा, क्योंकि बाहर इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो कम है, इसलिए उस पानी का जो टेम्परेचर है उसकी जो ऊष्मा है, उसकी हीट जो है वो धीरे धीरे निकल के इधर इन्वायरमेंट में जाती रहेगी। इसी तरह से अगर हम पानी गिरा दें नीचे तो भी क्या होगा, जिधर तल ऊंचा है वहां से जिधर तल नीचा है उधर ट्रांसफर होगा। इसी तरह से अगर वस्तु एक ऐसी है जिस पर बहुत सारा आवेश है और एक वस्तु ऐसी है जिस पर आवेश बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ से आवेश जो है वो इधर ट्रांसफर हो जाएगा। अब इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ न्यूमेरिकली जब सोल्व किए जाते हैं तो क्वेश्चन के अंदर ये बात नहीं दी जाती है, केवल ये कहा जाता है कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु से टच करते हैं तो फिर उसके बाद आगे का क्वेश्चन जो भी टॉपिक से संबंधित है वो बना देते हैं। तो तब हम वहां अंडरस्टूड ये लेंगे एक बात कि यहाँ पर जैसे मान लो Q आवेश है और इस वस्तु पर, और इसको किसी दूसरी वस्तु से टच करवा दिया तो इस पर भी Q/2 रह जाएगा, इस पर भी Q/2 रह जाएगा। प्रैक्टिकली ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, तो इसलिए हमें वहां ये दिमाग नहीं लगाना न्यूमेरिकल में कि प्रैक्टिकली कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ से 50% ही चार्ज आए। कोई जरूरी नहीं है कि अगर कोई बहुत बड़ी वस्तु है, हमने उसका कोर नहीं टच कर रखा है तो हो सकता है इधर का आवेश है, यहाँ का जो आवेश है यहाँ डेंसिटी ज्यादा है तो यहाँ का आवेश जो है वो पूरा उतना नहीं पहुंच पाए 50%। तो ये प्रैक्टिकली बात अप्लाई हो ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन जब न्यूमेरिकल पोर्शन की बात करेंगे तो आप ये बात अभी से बैठा लेना दिमाग में कि जब भी कोई वस्तु, निरावेशित वस्तु दूसरी आवेशित वस्तु के टच करके अगर उसको हटा लें तो अंडरस्टूड है ये कि इनके नियमों के आधार पे हम यही लेंगे कि दोनों पे 50-50 चार्ज हो जाएगा, आधा दोनों पे चार्ज हो जाएगा, और न्यूमेरिकल में ये बात यूज होगी। तो यहाँ हम कभी तो बात कर रहे हैं कि चार्जिंग के मेथड कौन कौन से हैं। तो पहला मेथड क्या है कि अगर एक वस्तु को दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो वस्तु क्या हो जाती है, दोनों आवेशित हो जाती है, और इसे कहते हैं स्पर्श के द्वारा आवेशन, भौतिक स्पर्श के द्वारा आवेशन। दूसरा आता है घर्षण के द्वारा, तो इनमें ज्यादा अंतर नहीं है। घर्षण के द्वारा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। घर्षण का मतलब होता है रगड़ना, ये रेंज में आती है ये चीजें कि अगर एक वस्तु दूसरी वस्तु से रगड़ते हैं तो उसको साइंस में क्या कह देते हैं, घर्षण, फ्रिक्शन कह देते हैं। तो अगर दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो घर्षण से क्या उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। वो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं और अपनी कक्षा से बाहर आ जाते हैं और दूसरी वस्तु पे ट्रांसफर हो जाते हैं, जिससे दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती है, और जिस पर पहुंचते हैं वो ऋण आवेशित होती है और जहां से निकलते हैं वो धन आवेशित होती है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो जब भी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उससे भी वस्तुएं आवेशित हो सकती है। दोनों में एक बात कॉमन है कि यहाँ पर भी टच हो रहे हैं और यहाँ पर भी टच हो रहे हैं। परिभाषा आप इनकी जैसे मैं आप बोल रहा हूँ वैसे साथ साथ आप उसके अनुसार लिख सकते हैं, खुद की लैंग्वेज के अनुसार भी लिख सकते हैं। आदत ये डाल लें शुरू से ही कि नोट्स आप थोड़ा खुद अपने माइंड के अनुसार और अपनी लैंग्वेज के अनुसार बढ़ाएं, तो आपको उनको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। हर चीज देख देख के लिखने से आदत डालेंगे तो फिर बाद में रट्टा मारने की आदत पड़ेगी और जिससे याद नहीं होगी भी फिजिक्स बिल्कुल भी। तो इसको आप लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु से जब रगड़ा संपर्क में लाया जाता है, रगड़ा जाता है
तो उस प्रक्रिया को घर्षण कहते हैं। घर्षण के कारण ऊर्जा मुक्त होती है जिससे इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं और जिस वस्तु पे इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं वो ऋणावेशित और जिससे निकलते हैं वो धनावेशित हो जाती है। इस प्रकार से ये वस्तुएं आवेशित होती है। तीसरी बात है प्रेरण के द्वारा आवेशन। ये प्रेरण वर्ड जो है बाद में फिर यूज करेंगे, एक चैप्टर आया विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। प्रेरण के द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन कहते हैं, प्रेरण को कहते हैं इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है बिना टच किए, बस केवल इतना सा अगर आपको ये वर्ड ध्यान है कि बिना स्पर्श किए, तो इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं इजी वे में। अगर ये डिफाइन करने आए तो इनमें से ये आधा प्रेरण के द्वारा आवेशन को समझाइए। ये जो टॉपिक है वो बाय चांस पूछ लिया जा सकता है, बाय चांस, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रेरण के द्वारा आवेशन कि किसी वस्तु को दूसरी वस्तु से बिना स्पर्श करवाए भी आवेशित किया जा सकता है, उसे कहते हैं प्रेरण के द्वारा आवेशन। कैसे किया जा सकता है कि अगर कोई वस्तु है, मान लो ये निरावेशित वस्तु है, इसको हमें आवेशित करना है, इसके पास दूसरी वस्तु को, आवेशित वस्तु को हम लेके जाते हैं। ये वस्तु A है और ये वस्तु B है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। जब इसके संपर्क, अब इस पर जो चार्ज है वो 0 है भी, हम आगे इसके गुणधर्म पढ़ेंगे, उनमें एक बात पढ़ेंगे कि इनका योग गुणधर्म का पालन होता है, यानी टोटल जो है वो हम ऐड कर सकते हैं। जैसे 3 प्लस है और 3 माइनस है तो टोटल 0 होगा, आवेश नहीं है तो भी टोटल 0 होगा, ठीक है। अगर कहीं पर 4 प्लस के आवेश है, 2 माइनस के, तो 4 माइनस 2 बराबर 2 प्लस के बच जाएंगे। ये योग गुणधर्म, यानी गणित में जैसे हम प्लस करते हैं, जोड़ते हैं वस्तुओं को, ये इकाइयों को, अंकों को, वैसे ही यहाँ पर आवेश भी जुड़ जाते हैं, वो सामान्य बात है। तो यहाँ पर ये जो वस्तु है वो कैसी वस्तु है, ये निरावेशित वस्तु है, इसे हमें आवेशित करना है। ये धनावेशित वस्तु है, इसको जब इसके पास समीप लेके आते हैं तो इस पर भी क्या होता है, इस पर आवेश क्या है, 0 है। तो इसके प्रेरण के कारण इस पर माइनस आवेश आ जाता है इसके साथ वाले भाग में, और उतना ही आवेश प्लस में आ जाता है। यानी ये कह सकते हैं हम कि पहले भी इस पर आवेश 0 था और अब भी इस पर आवेश 0 है, यानी पहले भी निरावेशित थी। ऐसे नहीं है कि इसके कारण आवेश प्रकट हो गया, प्रकट नहीं हो रहा है, ये अभी भी निरावेशित वस्तु ही है। यहाँ पर भी जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ये इसका स्टेप फर्स्ट हो गया। फिर बात करते हैं स्टेप सेकेंड में। ये एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के थ्रू आवेशित किया जाता है। बस इसकी विशेषता क्या है कि एक आवेशित वस्तु को निरावेशित वस्तु के पास लाकर बिना स्पर्श करवाए आवेशित करने की प्रक्रिया को प्रेरण के द्वारा आवेशन कहते हैं। सेकंड स्टेप की बात करें तो सेकंड स्टेप में क्या करते हैं कि ये इसको ग्राउंडिंग कर देते हैं, अर्थिंग कहते हैं इसे। अर्थिंग वर्ड का यूज घरों में कॉमन किया जाता है, इसे अर्थिंग कहते हैं, अर्थिंग कर दें। और ये वस्तु अभी भी यहीं पर है, ये B है और ये A है। तो ग्राउंडिंग करते हैं। ग्राउंडिंग कैसे की जाती है, अर्थिंग, कि इससे एक चालक तार को, कंडक्टर वायर को जोड़ के, कनेक्ट करके और उसको जमीन में गड्ढा खोदकर दबा देते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में और उनमें भी, घरों में भी आजकल लोग करने लगे हैं अर्थिंग की प्रोसेस। जो हम जितने भी अप्लायंस यूज करते हैं, अपरेटस यूज करते हैं, जो हैवी वोल्टेज भी होते हैं, उनके अंदर 3 वायर रहती है, 3 पिन रहती है। नॉर्मली में 2 रहते हैं। जो हैवी वोल्टेज जैसे प्रेस, फ्रीज, कूलर, इनके अंदर 3 पिन रहती है, क्योंकि इनमें ज्यादा वोल्टेज, ज्यादा चार्ज की जरूरत रहती है, ज्यादा आवेश की जरूरत रहती है। इसीलिए इसमें तीसरी जो पिन होती है वो अर्थिंग की होती है। वो किस लिए होती है, अगर बाई चांस कभी कभार वोल्टेज बहुत ज्यादा आ जाता है, एक्स्ट्रा चार्ज आ जाता है, तो वो एक्स्ट्रा चार्ज उस तीसरे पिन से होते हुए उसका संबंध किससे किया जाए, ग्राउंड से किया जाए। अगर घर में जितने भी तीसरी जो वायर है अर्थिंग की, ग्रीन कलर की, नॉर्मली साइंस में इसको ग्रीन कलर दे रखा है, कोई जरूरी नहीं है, बाकी मार्केट में तो व्हाइट कलर की, रेड कलर की, ब्लू कलर की सभी मिलती है, तो बिना देखे ही लगा दिए जाते हैं। लेकिन वैसे रेड, ब्लैक और ग्रीन 3 कलर जो इनके डिसाइड किए गए हैं, रेड, ब्लैक और ग्रीन। रेड जो वो लाइव वायर होती है, एक जिंदा वायर होती है जिसमें करंट होता है, और ब्लैक जो है वो डेड वायर कहते हैं, डेड, इसे, इसमें करंट नहीं होता है। और तीसरी ग्रीन वायर होती है, ये होती है अर्थिंग की वायर, की एक्स्ट्रा चार्ज आएगा
तो इस तीसरी वायर से जिन घरों में अर्थिंग, जिन कंपनियों में अर्थिंग कर रखी होती है, उनमें क्या किया जाता है, ऊपर ही ऊपर एक इस तरह से त्रिशूल टाइप एक चालक लगाया जाता है और उससे जितनी भी वायरिंग है उससे संबंधित, उससे कनेक्ट कर दी जाती है और इसको जमीन में गड्ढा खोदकर दबा दिया जाता है। क्योंकि अर्थ जो है, पृथ्वी जो है वो भी क्या है, चालक है। इसलिए हम भी जब कोई भी इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित कोई भी काम करते हैं तो क्या करते हैं, पहले ही कहा जाता है कि चप्पल पहन के रखें, अगर सतह गीली है तो आपका अगर करंट जो अर्थिंग बन गई तो उसमें करंट जाने की संभावना रहती है, क्योंकि जमीन जो है वो भी चालक है, इसमें कितना भी चार्ज दिया जा सकता है, वो ट्रांसफर हो सकता है। तो यहाँ से जो चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज जो आएगा वो सारा का सारा किसमें चला जाएगा, इस वायर से होता हुआ, और जमीन जो पृथ्वी है वो चालक है तो उसके अंदर सारा चला जाएगा, तो उस उपकरण की हानि नहीं होगी। तो इसके अंदर भी क्या किया जाता है, इसके अंदर भी इसको अर्थिंग कर दिया जाता है। अर्थिंग का मतलब समझ में आ गया होगा, ये ध्यान रखना अर्थिंग का क्या होता है। अब यहाँ वाला जो चार्ज होता है एक्स प्लस चार्ज, वो ग्राउंड में चला जाता है, लेकिन ये माइनस चार्ज इस आकर्षण के कारण नहीं जाता है, ये ऐसा कैसा इसके पास रहता है, क्योंकि ये आकर्षण बल इसको खींच के रखता है। दोनों विपरीत प्रकृति के आवेश हो गए तो आकर्षण बल रखता है। ये होगी बात स्टेप सेकंड की। अब देखो स्टेप सेकंड में आपको दिखाई दे रहे हैं कि अभी ये वस्तु आवेशित हो चुकी है, यहाँ जो एक्स्ट्रा चार्ज था प्लस का उसको हटा दिया हमने, तो चार्ज करनी थी, एक आवेश से एक आवेश रह गया। अब देखो आवेश स्थानांतरित हुआ है, नष्ट नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, टोटल आवेश अभी भी उतना है। जैसे ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत की पालना होती है हर जगह, वैसे आवेश संरक्षण सिद्धांत जो है वो उसकी भी पालना होती है कि आवेश को भी नष्ट नहीं कर सकते और उत्पन्न नहीं कर सकते, केवल स्थानांतरित किया जा सकता है। तो यहाँ अब क्या करें, अब इस अर्थिंग को हटा दें और ये वस्तु, अब इस बी वस्तु को भी हटा दें यहाँ से, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। अब ए हो गया, तो ए वस्तु जो अब क्या हो गई, ऋण आवेशित चार्ज हो गई। दो बातें इसके अंदर ध्यान रखनी है। पहली बात इसकी डेफिनेशन है कि किसी भी निरावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाए और बिना स्पर्श करवाए उसे आवेशित किया जाए तो उसे प्रेरण के द्वारा आवेशन कहते हैं। ये तो आगे इसकी परिभाषा है, इस तरह से आप देख लें इसे। और दूसरी बात ये है कि यहाँ जो वस्तु समीप लाएंगे, ये ध्यान रखना भी, जो वस्तु समीप लाएंगे उसके अपोजिट चार्ज आएगा दूसरी वस्तु में। अगर प्लस चार्ज से चार्ज जो मटेरियल है, जो बॉडी है, वस्तु है, उसको पास लाएंगे तो जो अनचार्ज बॉडी है उस पे अपोजिट चार्ज या नेगेटिव आएगा। अगर यहाँ माइनस वाली लाते तो इधर प्लस आता, इधर माइनस आता, तो ग्राउंडिंग के बाद माइनस अंदर जाता, प्लस बचता, तो यहाँ प्लस, यानी अपोजिट चार्ज क्रिएट होता है हमेशा। विपरीत प्रकृति का आवेश जो है वो उत्पन्न इसके द्वारा हो जाता है। ये हो गई इसकी सामान्य बात। तो जब इसमें ये आता है तो डेफिनेशन में ही आता है, इससे ज्यादा नहीं आता है, इसलिए आपको इनकी पूरी डिटेल नहीं लिखनी है कि इसको इसके पास लाते हैं, फिर ये करते हैं, फिर ग्राउंडिंग करते हैं। इसके अंदर सारी चीजें इसके अंदर शो हो रही है कि हमने कैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे किया है। डिफाइन जरूर हमें करना है, इसको डिफाइन करने के लिए 2 बार हम रिवाइज कर चुके, तीसरी बार फिर रिपीट कर देता हूँ। केवल इतना लिखना है, इसके नाम का प्रेरण का मतलब होना चाहिए, पता होना चाहिए, बस। अगर केवल इतना पता है तो परिभाषा हम अपने आप बना के इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। कैसे लिखेंगे कि किसी भी निरावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लाकर बिना स्पर्श करवाए आवेशित करने की प्रक्रिया प्रेरण के द्वारा आवेशन कहलाती है। इस प्रकार से वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। बाई चांस कभी कभार ये परिभाषा पूछ लेते हैं, बाकी इसका कोई ज्यादा यूज नहीं है। अब बात करते हैं अपने इसके अंदर नेक्स्ट, ये तो हो गई आवेशन की विधियां। अब है आवेशों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। आवेशों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। इसके अंदर सबसे पहले 1-2 कॉमन बातें हैं, वो जैसे आवेश संरक्षण सिद्धांत, अभी मैंने आपको बताया था, ज्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं है इसको। आवेश संरक्षण सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण सभी को पता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस कहते हैं इसे, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, आवेशों का संरक्षण सिद्धांत।
संरक्षण का मतलब है टोटल वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होना। अगर कोई भी आवेश, जैसे ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा वो न तो उत्पन्न कर सकते हैं नहीं नष्ट कर सकते हैं, केवल हम ट्रांसफर कर सकते हैं उसको, केवल उसका रूप परिवर्तित कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में जा सकते हैं। लेकिन उसी प्रकार से यहाँ पर भी आवेशों में भी वही बात है कि आवेश को भी ना तो उत्पन्न कर सकते हैं नहीं नष्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आवेश का रूप नहीं बदला जा सकता जैसे ऊर्जा का बदला जा सकता है, वैसे आवेश का रूप नहीं बदला जा सकता। आवेश आवेश ही रहेंगे, लेकिन इसमें केवल आवेशों को स्थानांतरित किया जा सकता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर। आवेशों का स्थानांतरण किया जा सकता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर, और टोटल आवेश उतना ही रहता है। फिर दूसरी बात आवेशों का योज्यता गुणधर्म, योज्यता कहते हैं या योग कहते हैं, एडिटिंग प्रॉपर्टी कहते हैं इसे, ठीक है। योग गुणधर्म कि अगर दो या दो से ज्यादा अलग अलग प्रकार के आवेश उपस्थित हैं, उनकी जो वैल्यूज है वो कितनी भी हो सकती है, प्लस की कितनी भी है, माइनस की कितनी है, तो टोटल जो मान है वो हमें उनका योग करना है। और योग कैसे करना है, बिल्कुल मैथमेटिकल तरीके से, जो प्लस के उनको ऐड कर दो, माइनस के उनको घटा दें। वैसे तो ये कॉमन बात है, लेकिन इसका यूज किया जाएगा एक न्यूमेरिकल हम करेंगे इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में, जब पहुंचेंगे, जब गाउस का नियम शुरू करेंगे उसमें हम इसकी बात करेंगे, वहां इसका यूज होता है। और पिछले 7 सालों में 3 बार एक क्वेश्चन आ चुका है जिसमें इसका यूज होता है। इसको कैसे कि जैसे मान लो यहाँ लिख दें 3 कूलम प्लस का प्लस 2 कूलम माइनस 1 कूलम, तो यहाँ सिंपल पता है हमें क्या करना है, 3 प्लस 2 माइनस 1, तो रिजल्ट कितना आएगा, 5 माइनस 1 बराबर 4 कूलम। तो अगर इस पूछे इस वस्तु पर कितना आवेश है, तो 4 कूलम आवेश है, ठीक है। अगर ये कह दें कि यहाँ पर प्लस 3 कूलम है और माइनस का भी 3 कूलम है, ठीक है, या यूं कह दें कि यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है और यहाँ माइनस 2q आवेश है, तो कितना हो गया, प्लस का q और माइनस का 2q, तो कितना बचा, माइनस का q बचा। इस तरह से अब इनका इस बात का, ये तो कॉमन सिंपल सी बात दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी न्यूमेरिकल में इसका यूज होता है, बाद में हम इसका यूज करेंगे। इस तरह से डायग्राम दे दिया जाता है एग्जाम में, और फिर पूछ लेते हैं इस पे आगे बात पूछी जाती है, फ्लक्स का मान ज्ञात करो, वो फिर हम बाद में पढ़ेंगे, तब उसकी बात करेंगे। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, यहां से क्वेश्चन इसके अंदर आ जाएंगे, आवेशों का क्वांटमीकरण का सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में भी पूछ लेते हैं इसमें से क्वेश्चन। क्वांटाइजेशन थ्योरी से कहते हैं, क्वांटाइजेशन थ्योरी ऑफ चार्जेस, क्वांटाइजेशन थ्योरी ऑफ चार्जेस। इसके अनुसार क्या है कि आवेश, जो क्वांटा का मतलब होता है पैकेट, क्वांटाइजेशन इसका क्वांटा से बना है ये वर्ड, क्वांटा से, क्वांटा का मतलब होता है पैकेट। प्लांक्स थ्योरी भी दी थी, वो उसी पे डिपेंड है। पैकेट, पैकेट का मतलब टुकड़ा। तो आवेश जो है वो सतत न होकर, कंटिन्यूस न होकर, पैकेट, निश्चित पैकेट के गुणांक के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई कि आवेश क्वांटमीकरण सिद्धांत क्या है, आवेश सतत न होकर पैकेट के रूप में उपस्थित होते हैं, उन्हें इस थ्योरी को ही कहते हैं आवेशों की क्वांटमीकरण थ्योरी, क्वांटमीकरण का सिद्धांत। अब वो कैसे होते हैं, ये जो आवेश है, किसी वस्तु पर कुल आवेश मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है, इसका बात का ध्यान रखना है, मूल आवेश का पूर्ण गुणज, और इसका जो मान होता है वो होता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। अब यहाँ 2-3 बातें हैं, Q का मतलब आवेश है, Q का मतलब वस्तु पर जो भी आवेश है वो, प्लस माइनस मतलब अगर पॉजिटिव है तो प्लस, और नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन है तो प्लस, ये माइनस, और प्रोटॉन है तो प्लस। और फिर आता है N, N क्या है, N है यहाँ आवेशों की संख्या। अब चाहे वो इलेक्ट्रॉन दे रखे हो चाहे प्रोटॉन दे रखे हो, कुछ भी दे रखे हो, ये उनका नंबर है, नंबर ऑफ चार्जेस। फिर E है, ये है मूल आवेश। मूल आवेश क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हो तो भी इलेक्ट्रॉन का आवेश भी वही होता है, वो लिखा हुआ है अभी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर प्रोटॉन हो तो भी दोनों ही बराबर है, इसलिए इसको नाम दे दिया मूल आवेश। कोई भी हो, E का मान फिक्स है यहाँ, तो E का मान कितना है, E का मान है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसका मतलब 3, इस इक्वेशन में 3 वैल्यूज है, Q, N एंड E।
तो ई का मान तो फिक्स हो गया, ये रखना है, ये क्वेश्चन में लिख दिया जाएगा। फिर बाकी बची दो बातें, दो में से एक बात आपको क्योंकि एक ही क्वेश्चन से एक ही वैल्यू सोल्व कर सकते हैं, तो एक बात आपको दे दी जाएगी और एक बात आपको पूछ ली जाएगी। अगर आपको ये कह दें कि आपको 5000 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, किसी वस्तु से स्थानांतरित हुए हैं और आवेश कितना होगा, तो 5000 ये हो गए n का मान और ई का मान पता ही है, इनका गुणा कर दो, उत्तर आ जाएगा क्यू का मान। अगर कह दे किसी वस्तु पर 4 कूलम आवेश उपस्थित है, तो क्या करो, 4 क्यू का मान हो गया, ई का मान पता है, तो पूछें कितने वहां इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो क्या होगा, ई इधर आके डिवाइड में चला जाएगा, उसको फिर सोल्व कर लेंगे। तो पहले तो इस थ्योरी का ध्यान रखो। थ्योरी क्या है कि आवेश जो है वो सतत न होकर पैकेट के रूप में पाए जाते हैं, गुणांक के रूप में पाए जाते हैं, और वो गुणांक किस प्रकार से होते हैं, मूल आवेश के पूर्ण गुणांक के रूप में पाए जाते हैं। पूर्ण गुणज का मतलब होता है पूरा पूरा गुणा हो, कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं किसी वस्तु पर, 4 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं कि 1.5 इलेक्ट्रॉन हो, 3.5 हो, 2.5 हो, ऐसा ये टुकड़े उपस्थित नहीं हो सकते हैं। इसीलिए इसको मूल आवेश को पूर्ण गुणज, यानी ये सबसे छोटा टुकड़ा है, इसके पूरे पूरे गुणांक के रूप में मान हो सकते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई कि आवेश सतत न होकर टुकड़ों के रूप में पाए, पैकेट के रूप में पाए जाते हैं। आवेश का मान मूल आवेश के पूर्ण गुणज के इक्वल होता है। इसे आवेशों का क्वांटमीकरण का सिद्धांत कहते हैं। अब इसमें से एक बात और हम करेंगे और वो है इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन। सिंपल सा मैंने आपको बता दिया, वैसे ही पूछा जाता है। जैसे ये पूछ लेते हैं, 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। तो अब देखो क्या दे दिया आपको, Q की वैल्यू दे दी 1 कूलम, एक बात। दूसरी बात, E का मान पता है हमें, E का मान 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम, ये मूल आवेश है, ये इलेक्ट्रॉन लिखा गया है। अब हम लोग क्या ज्ञात करना है, संख्या बतानी है, नंबर बताना है, तो n ज्ञात करना है। तो Q बराबर क्या हो गया, Ne, तो n बराबर क्या हो जाएगा, Q/E, 1/1.6 गुणा 10 की पावर -19, ये ऊपर चला जाएगा, सोल्व कर लो इसे, ये पॉइंट हटा दे, 10 हो गया, 10/16, और ये हो जाएगा 10 की पावर 19, एक 0 इधर ले आओ, तो इसको लिख दो 100/16 गुणा 10 की पावर 18, 100 में 16 का भाग दे दो, 16 गुणा 6 96, 6 पॉइंट कितने 40, 16 गुणा 2 32, 8 80, 16 गुणा 5 6.25 गुणा 10 की पावर 18। अब इसके मात्रक नहीं लगाना, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये क्या है, n का मतलब नंबर, संख्या, और ये संख्याओं का कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रकहीन और विमाहीन राशि रहती है, इसीलिए इसकी ये वैल्यू इस तरह से मान दे दिया जाता है। ठीक है। अब दूसरी बात इसके अंदर कि अगर आपको ये दे दिया जाए कि किसी वस्तु से 5000 इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हुए, तो बताइए कि कितना आवेश स्थानांतरित हुआ। एक बात तो ये, दूसरी बात, क्या वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन होगा। ये इस तरह से पूछ लेते हैं, इधर लिख रहा हूं, इसको हटा देता हूं। अब देखो, एक बात तो एक कॉमन है कि अब क्या दे दिया, किसी वस्तु में 5000 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या दे दी, तो n का मान दे दिया 5000। दूसरी बात, वस्तु पर स्थानांतरित हुए हैं, तो कितना आवेश से स्थानांतरित हुआ, तो क्या ज्ञात करना है, Q ज्ञात करना है। तीसरी बात, इलेक्ट्रॉन लिखा है तो माइनस के आवेश हैं, तो माइनस लगा दो, वरना लिखा हुआ है कि अगर ये पूछ रहे किस प्रकार के आवेश है, तो इलेक्ट्रॉन है तो ऋणावेशित है। ठीक है। अब आपको क्या सोल्व करना है, Q बराबर Ne से मान रख दो, n का मान कितना है 5000 और गुणा E का मान 1.6 गुणा 10 की पावर -19, इसको आप गुणा करके लिख लेना। दूसरी बात, अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्या वस्तु के द्रव्यमान में स्थानांतरण होगा, परिवर्तन होगा या नहीं होगा। अब आपको ये कहा गया कि एक वस्तु, इस पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 5000 इलेक्ट्रॉन थे इसमें, और वो स्थानांतरित होकर यहाँ चले गए, तो यहाँ तो 5000 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। अभी पूछे कितना आवेश कम हुआ, तो भी वही निकालना है,
कितना आवेश दूसरी वस्तु पे पहुंचा तो भी वही निकालना है। अगर ये कहते पहुंचा कितना है तो इलेक्ट्रॉन पहुंचे इसलिए ऋण आवेश आएगा माइनस में। अगर कहते कितना आवेश कम हुआ है तो वो आवेश प्लस का कम हुआ है इसलिए प्लस में आ जाएगा। अब ये पूछे कि कितना द्रव्यमान स्थानांतरण होगा या नहीं होगा। अभी मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन है तो कण है, कितने भी हल्के हो, लेकिन पार्टिकल है तो मास होगा, मास प्लस पार्टिकल तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो होगा। जितना द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन का है उतना वो लेके आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन अपना द्रव्यमान लेके आएगा, सबका बराबर है, इसलिए 5000 इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान इधर स्थानांतरित हो जाएगा। तो पहली बात तो इसका आंसर होगा हाँ, कि क्या होगा, द्रव्यमान स्थानांतरित होगा। ठीक है, दूसरी बात ये पूछ ले कितना होगा, तो उसके लिए ज्ञात करना हो तो उसके लिए एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, 9.1 गुणा ऊपर लिखा हुआ 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। कितने आए हैं जितने से गुणा कर दो, सिंपल, जैसे एक बोल का आप मूल्य देते 10 रुपये, 50 का कितना निकालना, 50 को 10 से गुणा कर दो, तो यहाँ टोटल द्रव्यमान कितना स्थानांतरित होगा वो लिख दो। स्थानांतरित द्रव्यमान बराबर कितने हैं, 5000 है, 5000 गुणा 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। अब इसको गुणा करके लिख दो, इतना द्रव्यमान स्थानांतरित हुआ है। ये इस तरह के क्वेश्चन जो है वो इसके अंदर पूछ लिए जाते हैं। ये इसकी सामान्य बातें हैं जिनके अंदर ये जो टॉपिक हमने किया है इसमें से न्यूमेरिकल आ जाते हैं, परिभाषा भी बहुत बार पूछ ली जाती है। ठीक है, बाकी जो हमने किया वो इसमें सामान्य बातें हैं। आवेशन की प्रक्रिया के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसको पढ़ लेना, इसको रिवाइज कर लो, आप साथ साथ लिख लें नोट्स और साथ साथ उसको याद कर लें। अब अपने कंटिन्यू डे 2 में आएंगे कल, और फिर उसके आगे का, यानी हम बिल्कुल एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड के सिलेबस के अनुसार चलेंगे। तो अगर आप कंटिन्यू जुड़े रहेंगे और साथ साथ पढ़ते रहेंगे तो इस लॉकडाउन के दौरान जब तक ये कंप्लीट होगा और ये महामारी जाएगी तब तक अपने बहुत कुछ इसमें पढ़ लेंगे। यानी अगर आप जुलाई में स्कूल में जाओगे तब तक आधे से ज्यादा सिलेबस आपका कवर हो चुका होगा। तो बाद में आपको लगेगा कि आप स्कूल में क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, तो दिक्कत नहीं आएगी, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। और जो भी इसे देख रहे हैं वो साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और दूसरे लोगों को भी जो भी 12th में 11th पास आउट होकर 12th में पहुंचे हैं उनको भी बता दें, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी साथ साथ जुड़े रहें। अगली क्लास में फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। थैंक यू।